प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने अभी सिंधु सभ्यता के कालक्रम के संबंध में जानकारी ली और सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में जो दो मत यहाँ प्रतिपादित हुए हैं, एक है विदेशी उत्पत्ति का मत जिसे मार्टिमर व्हीलर जैसे विद्वानों के द्वारा प्रतिपादित करने का प्रयास किया और उन्होंने अपने मत के में ये कहा कि सिंधु सभ्यता के जो जनक थे या इसके जो निर्माता रहे होंगे वो मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता की जो मेसोपोटामिया की जो सुमेरियन सभ्यता है उसके रहे होंगे। इसी प्रकार से जो देशज स्थानीय जो मत है उन्होंने यहाँ खुदाई के दौरान जो आरंभिक जो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमाण हमें अनेक पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि सैने सैने इस सभ्यता का विकास हुआ। और आज हम इसी चर्चा को जारी रखते हुए ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज से लगभग 3000 वर्ष पहले जो सभ्यता थी, इस सभ्यता के लोग जो कि एक बहुत बड़ी नगरीय सभ्यता थी, इस सभ्यता के लोगों का सामाजिक जो परिवेश था, उनका जो जीवन था वो किस प्रकार का था। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों का जो सामाजिक जीवन है उसकी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है कि सिंधु सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से खुदाई के दौरान जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, चाहे हम मृदभांडों की बात करें, चाहे अनेक प्रकार की जो उनकी जो सामग्री रही हैं जो कि वो दैनिक जीवन में उपयोग में लेते थे, इसी के आधार पर विद्वानों की यह मान्यता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का जो सामाजिक ढांचा था, उस सामाजिक ढांचे के अंतर्गत यहां ऐसी कई श्रमिकों की बस्ती भी मिली है, कई ऐसे जो संभ्रांत परिवार के लोगों के जो मकान थे उनके भी संकेत हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं कि एक जो खुदाई के दौरान हमें पुरोहित की मूर्ति मिली है, इसके आधार पर कुछ विद्वानों की मान्यता है कि शायद यहाँ एक वर्ग पुरोहितों का भी रहा होगा। लोथल जो कि सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और खुदाई के दौरान जिस प्रकार की जो हमें वस्तुएं प्राप्त हुई हैं व्यापार से संबंधित, इस आधार पर कुछ विद्वानों की मान्यता है कि संभवतः यहाँ सिंधु सभ्यता में एक वर्ग व्यापारियों का भी रहा होगा। इसकी विस्तृत चर्चा हम करें और ये जानने का प्रयास करें कि आखिर सिंधु सभ्यता के लोगों का जो सामाजिक जो ढांचा था, सामाजिक जो उनकी व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। विविध वर्गों का जो अस्तित्व था उसके यहाँ हमें प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता के अवशेषों के प्रकाश में यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि समाज में कई वर्ग थे। विभिन्न उपकरणों से अनुमान लगाया जा सकता है कि कुंभकार, राजगीर, बढ़ई, सुनार, दस्तकार, जुलाहा, ईंट बनाने वाले तथा मनके बनाने वाले का जो वर्ग है वो तत्कालीन समाज में इन लोगों का महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। राजकीय कर्मचारियों का प्रमुख स्थान रहा होगा। गढ़ी वाले टीले में शासक, महत्वपूर्ण कर्मचारी, संभ्रांत एवं संपन्न लोग रहते होंगे और निचले नगर में अधिकतर जन सामान्य रहता होगा। खुदाई से प्राप्त जो छोटे मकान मिले हैं, संभावना ये जताई जाती है कि यहाँ श्रमिक वर्ग रहता होगा। समाज में कृषक एवं श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक थी। जैसा कि कालीबंगा के अंदर एक पूरा का पूरा जुते हुए खेत के जो प्रमाण मिले हैं वो इस बात का संकेत है कि यहाँ पर कृषक वर्ग की संख्या अधिक थी। अब समाज में जो परिवार की जो स्थिति थी वो किस प्रकार की थी। परिवार एवं स्त्रियों की स्थिति के संबंध में जो हमें जानकारी मिलती है, इसके संबंध में कहा गया है कि खुदाई में जो भवन मिले हैं उनमें पृथक पृथक परिवारों के रहने की योजना यहां दिखाई देती है। अतः यह भी सोचना हमारा स्वाभाविक है कि सिंधु सभ्यता में
समाज की इकाई परिवार ही रही होगी। इस सभ्यता में भारी संख्या में जो नारी मूर्तियां मिली हैं और अनेक मूर्तियां और क्रीट तथा अन्य भूमध्य सागरीय सभ्यताओं के अंतर्गत मात्र सत्तात्मक समाज पाया जाता था। इसी आधार पर देखिए, भूमध्य सागरीय जो सभ्यताएं रही हैं उनमें जो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, इसी आधार पर यहां विद्वानों ने अनुमान लगाया, क्योंकि यहां हमें नारी की या महिलाओं की जो मूर्ति है, स्त्रियों की जो मूर्ति है, बहुत ज़्यादा तादाद में मिली है। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था रही, मात्र सत्तात्मक परिवारों का यहाँ प्रचलन रहा होगा, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। ऐसी स्थिति में स्त्रियों का परिवार एवं समाज में महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। अब हम बात करें कि भोजन की, उन लोगों का जो भोजन था वो किस प्रकार का था। सिंधु सभ्यता के वासी अपने भोजन में गेहूं, जौ, चावल, दूध, फल आदि का सेवन करते थे। फलों में वे अनार, नारियल, नींबू, खरबूजा, तरबूज आदि से वो परिचित थे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिन फलों की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं या जिन खाद्यान्नों के बारे में हम यहाँ जानकारी ले रहे हैं, इनकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है। देखिए, खुदाई के दौरान जो हमें मृदभांड मिले हैं, उन मृदभांडों पर इस प्रकार के फलों का जो चित्रांकन किया गया है, इस आधार पर विद्वानों की यह मान्यता है कि सिंधु सभ्यता के लोग प्राय अनार, नारियल, नींबू, खरबूजा, तरबूज आदि से भी परिचित थे। इतना ही नहीं, इन मृदभांडों पर पशु पक्षियों की भी आकृति उकेरी गई थी और यहां यह कहा गया है कि पशु पक्षियों की कटी हुई या काटने के चिन्ह से युक्त हड्डियां या अधजली हड्डियों के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, इससे ये संकेत हमें मिलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मांसाहारी थे। मांसाहार का उन्हें ज्ञान था। वे भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गा, बतख, घड़ियाल आदि के मांस का सेवन करते थे। नदियों एवं समुद्र में पकड़ी गई मछलियां भी खाई जाती थी, क्योंकि यहां हमें सिंधु सभ्यता के लोग जो मछलियां पकड़ने का काम करते थे, वो प्राय कांटों का प्रयोग करते थे मछली पकड़ने के लिए। वो कांटे कांसे से बने हुए थे, वो प्राप्त हुए। इस आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि सिंधु सभ्यता के लोग भोजन में मछली का भी प्रयोग करते थे, अतः वो मांसाहारी थे। जहां तक उनकी वेशभूषा का सवाल है, स्त्रियों की मूर्तियों में उनकी वेशभूषा की जानकारी हमें मिलती है। खुदाई के दौरान जो असंख्य जो हमें स्त्रियों की जो मूर्तियां प्राप्त हुई है, और उन मूर्तियों में जिस प्रकार से उनका जो लिबास, स्त्रियां किस प्रकार से अपना जो वस्त्र पहनती थी, उसको यहाँ पर मूर्तियों में दिखाया गया है। इसी आधार पर विद्वानों की यह मान्यता है कि इन मूर्तियों में उनके शरीर का ऊपरी भाग वस्त्रहीन है और अधोभाग में उनके घुटनों तक, जिसे हम घाघरा कहते हैं, उसी तरीके का घेरदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। कटी प्रदेश पर इस वस्त्र को मेखला या करधनी में कसा जाता था। कुछ मूर्तियों पर लहंगे पर उभेरे बूटों का भी प्रदर्शन मिलता है। कुछ मूर्तियों में स्त्रियों को पंखे की आकृति का एक विचित्र शिरोपरिधान पहने हुए दिखाया गया है। प्राप्त पुरुष मूर्तियों के अधिकांश नग्न है। मोहरों पर उनके कटी प्रदेश पर पतला सा वस्त्र दिखाया गया है। कुछ मूर्तियों में पुरुषों को ऊपर शॉल जैसा वस्त्र ओढ़े दिखाया गया है, जो बाएं कंधे को ढकते हुए दाहिने कांख के नीचे निकल जाता था। हड़प्पा से एक मृदपात्र के टुकड़े
पर एक पुरुष की आकृति को पाजामा के समान कोई परिधान अथवा पैरों से सटी धोती पहने हुए भी दिखाया गया है। वस्त्र जो होते थे वो सूती वस्त्र का प्रयोग के ज्यादा यहां हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। हमें किसी भी स्थल से कोई ऐसा जूते का या कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है कि वो जूता जो पहनते थे वो किसका बना हुआ होता था। अब एक केश सज्जा, आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन में वो किन किन वस्तुओं का जो प्रयोग करते थे उनकी यहां बात की गई है। पुरुष लोग दाढ़ी मूछ रखते थे, जैसा कि मूर्तियों के अंदर दर्शाया गया है। कुछ हजामत भी करते थे, जिसके प्रमाण हमें जो उस्त्रा मिला है उससे ज्ञात होता है। उनमें केश सज्जा के कई प्रकार प्रचलित थे। सामान्य रूप से सिर के बीचों बीच मांग निकाली जाती थी और बालों को व्यवस्थित करने के लिए फीते या किसी केशबंद का प्रयोग किया जाता था। स्त्रियां अपने केशों का विशेष ध्यान रखती थी। उनमें प्रचलित केश विन्यास के कुछ विशिष्ट प्रकार मिलते हैं। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति में कुंडलीकृत केश राशि को बाएं कान तथा गर्दन के पीछे भाग के ऊपर से होते हुए दाहिने लटके हुए दिखाया गया है। बालों को संवारने के लिए कंघियों का प्रयोग किया गया है। मुख देखने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता था। खुदाई में कांसे से बने हुए दर्पण और हाथी दांत की कंघियां हमें प्राप्त हुई है। बालों में जो एक तरीके से कंघे का प्रयोग किया जाता था वो भी हमें प्राप्त हुआ है। और इसी प्रकार से हम कुछ कह सकते हैं कि कुछ ऐसी केश विन्यास की जो चीजें हैं, पूरी की पूरी एक चनुहुदड़ों के अंदर हमें एक श्रृंगारदानी मिली है और उसके अंदर अधरवाद, जैसे लिपस्टिक आज के संदर्भ में बात करें, इस तरह की काजल आदि ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिनके आधार पर यह कह सकते हैं कि स्त्रियां उस समय इन वस्तुओं का भी प्रयोग करती थी। आभूषणों के प्रति परंपरागत आकर्षण का प्रथम अनुभव हमें सिंधु सभ्यता के अंदर ही देखने को मिलता है। धनाढ्य और निर्धन स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषणों में स्वयं को अलंकृत करते थे। ये खास बात इसकी दिखाई गई है। आभूषणों को बनाने में सोना, चांदी, तांबा, कांसा, हाथीदांत तथा विविध बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग होता था। मनकों से बने आभूषण कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मनकों के उत्पादन के लिए बहुमूल्य पत्थर जैसे श्वेत, स्फटिक, सूर्यकांत, मणि, गोमद आदि का प्रयोग किया जाता था। शरीर को का प्राय प्रत्येक अंग आभूषणों से अलंकृत होता था। खुदाई से हमें विभिन्न प्रकार के जो आभूषण मिले हैं, मस्तक आभूषण, कंठहार, कुंडल, अंगूठियां, चूड़ियां, कंगन, भुजबंद, वृक्ष मेखला, कटिबंध एवं पायजेब मिली है। इस बात के स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि नाक में कोई आभूषण पहना जाता था अथवा नहीं। हाथीदांत तथा पत्थर और मिट्टी के बने श्रृंगारदान भी हमें मिले हैं और सूरमादानी और सलाइयां भी मिली हैं। मोहनजोदड़ो की स्त्रियां मुखलेप एवं अन्य प्रसाधन सामग्री का भी प्रयोग करती थी। इस प्रकार की चीजें भी हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से सिंधु सभ्यता के लोगों का जो सामाजिक जो जीवन था उसमें प्राय स्त्री और पुरुष, चाहे हम श्रृंगार की बात करें चाहे आभूषणों की बात करें, उन सब का यहाँ प्रयोग किया जाता था। हमारी चर्चा ये है, जारी रहेगी। धन्यवाद।